सिविल सर्विस पीएम एक्सप्रेस के प्रीलिम्स एक्सप्रेस में आज आप जानेंगे आरबीआई के स्विच ऑपरेशन के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में, अरल सागर के बारे में, अनुच्छेद पीआरआईज के बारे में, यूपीपीसीएस से संबंधित एक पीवाईक्यू है, और ऐसे ही 10 एमसीक्यूज जिसके आधार पे आप कम से कम 25-30 क्वेश्चंस तैयार करेंगे स्टेट पीसीएस के लिए। नमस्कार, सुस्वागतम, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पीएमआई एक्सप्रेस में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के स्विच ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्विच ऑपरेशन के बारे में, है ना। रेयरली ऑफिशियली टर्म नहीं है, बट ये इनऑफिशियल टर्म है और यूज होता है आरबीआई के सेंस में। स्विच ऑपरेशन क्या है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और टर्म है, आगे एक्सप्लेनेशन में उसको जिक्र कर दूंगा और अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आरबीआई का जो मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट जो मौद्रिक नीति के जितने टूल्स होते हैं वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए स्विच ऑपरेशन को बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके तहत आरबीआई अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदता है, यानी कि जिनकी मैच्योरिटी जल्दी समाप्त होने वाली है, जिसके बदले में पैसा देना पड़ता है, तो उसको बेच देता है वापस और दीर्घकालिक से बदल देता है, ठीक है। तो अल्पकालिक बेचता है और दीर्घकालिक खरीदता है, ठीक है। तो ताकि ये होता है कि पेमेंट करने का जो पैसा होता है वो तुरंत ना देके लॉन्ग टर्म में देना पड़े, यही होता है स्विच ऑपरेशन, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में यही चीज लिखा हुआ है, डेट मैनेजमेंट का एक टूल है, प्रैक्टिस है ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जारी किया जाता है, ठीक है। ऋण आपसे ऑप्शन में पूछे कि क्या ये ऋण पुनर्गठन यानी कि डेट रिकंस्ट्रक्शन में काम आता है, तो बिल्कुल काम आता है, ठीक है। भविष्य की तारीख के लिए टाला जाता है ना। इसी से मिलता जुलता एक ऑपरेशन ट्विस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उस पे मैंने जानबूझकर उसको वहां एक्सप्लेन नहीं किया आपको, मैंने सोचा कि इसको क्लियर कर दूं। बार बार हम कहते हैं ना सरकारी प्रतिभूतियां, तो सिक्योरिटीज क्या होती है ना, एक तरह से पेपर टाइप का होता है। उसी के संबंध में आपसे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, उस पर विचार करना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि इन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा, जो पीएसयू जो होते हैं नॉर्मली, उनके द्वारा ऋण या उधार लेने के लिए जारी किया जाता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा कह रहा है कि ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसके उदाहरण है। तीसरा कह रहा है कि इनमें डिफॉल्ट का जोखिम बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जानेंगे। तो इसमें केवल और केवल स्टेटमेंट 2 सही है, पहला और तीसरा गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनको जब फंड की जरूरत पड़ती है ना, अमूमन फंड की जरूरत नहीं पड़ती है तो भी इसको जारी किया जाता है। मैं बताऊंगा क्यों। प्रायः जब इनका फिजिकल डेफिसिट होता है, सरकार के पास पैसे की कमी होती है, तो सरकार सिक्योरिटी जारी करती है, एक पेपर जारी कर दिया है ना, और उसके बदले में मार्केट से पैसे ले लिया। तो मार्केट से पैसा जब लेगा तो वैसे ही बाजार में तरलता कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वही समझिएगा। तो मार्केट से पैसा सोखने का भी एक कारण होता है, गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करने का भी एक साधन होता है। पैसा वापस ऋण लेके अपना घाटा पूरा कर रहे हैं ये लोग, हालांकि एक समय बाद चुकाना होता है, बट फिर भी तत्कालिक राहत मिलती है। तो अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सरकारी सिक्योरिटी, ये होता है सरकारी का मतलब केंद्र या राज्य सरकार, इनके स्वामित्व वाली कंपनियां नहीं, पीएसयूज नहीं, है ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। केवल केंद्र या राज्य सरकार इनको जारी करते हैं, कौन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत में। तो ये हो गया। और जो कंपनियां जारी करती हैं उनको सिंपली बॉन्ड्स कहते हैं ना, बॉन्ड्स कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये फिर अलग अलग पेपर्स का नाम होता है, कमर्शियल पेपर्स वगैरह जो भी नाम होते हैं, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केवल और केवल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जारी करते हैं। इनके उदाहरण क्या है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेटेड सिक्योरिटीज, है ना, दिनांकित प्रतिभूतियां कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज वो होते हैं। और इनमें डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम होता है, अधिक नहीं, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि सरकार ही इसका एक तरह से बैकअप होता है, सरकार अपने हिसाब से गारंटी देती है सरकार। तो जहां पे सरकारी गारंटी है, सरकार डूब जाए तो बहुत हम लोग क्या करेंगे, है ना, भारत में अगर सरकार डूब जाए तो अमूमन सरकार का डूबने का खतरा नगण्य है, तो इसीलिए इन पे डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य होता है, न के बराबर होता है, ठीक है। तो सही उत्तर है बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट गलत था, उसको मैंने आपको समझा दिया, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको।
आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपसे पूछा हुआ है कि काजीरंगा रहा, आप मेरे साथ रहेंगे ना, इकोनॉमी में आपका बहुत ही तगड़ा कर दूंगा, मेरा भारी हिस्ट्री में एक्सरसाइज है। मैं आपका इकोनॉमी आने वाले समय में, एनवायरमेंट है ना, इस भी आऊंगा, समय मिलेगा तो इकोनॉमी एनवायरमेंट ये दोनों ना ऐसा कर दूंगा, उसके बाद पॉलिटी, कि आपका किसी एग्जाम में ना कोई बेसिक कंसेप्ट वाला सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, धीरे धीरे इनके लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगा वीडियोस में, ये वाला खत्म आपका एकदम कंठस्थ कर दूंगा। सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बच्चे रोते हैं कि सही से कोई पढ़ाया नहीं। आरबीआई के जितने टूल्स के बारे में मैंने बताया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको कोई इतना डिटेल में बताएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आरबीआई वाला कैसा लगा आपको सीरीज पूरा। ठीक है, आरबीआई से कुछ और सवाल रह गए हैं, वो अलग अलग चीजों के हैं, टूल्स वाले खत्म हो गए, वो मैं धीरे धीरे करके डिस्कस कर लूंगा, जैसे आज वाला किया स्विच ऑपरेशन का। चलिए, तीसरा सवाल पूछा गया आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। वन हॉर्न राइनो के संरक्षण के लिए विख्यात है उद्यान, बिल्कुल सही बात है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल सही बात है। काजीरंगा भ्रमण के दौरान मैरी कर्जन, याद है मैंने आपको एक चलते हुए फैक्ट में बताया था मैरी कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन की पत्नी थी। ये जब वहां गई थी 1904 के आसपास, 1904 में, तो इनको यहाँ पे एक भी गैंडा नहीं दिखा था, और बहुत ही नाम सुनी थी कि वन हॉर्न राइनो मिलता है काजीरंगा वाले इलाके में। तो इन्होंने लॉर्ड कर्जन को स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद से इसके संरक्षण का प्रयास चला था, ये मैंने हिस्ट्री में बताया है, आप पिछले वीडियो देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। कहाँ पे है? तो असम में है। वन हॉर्न राइनो के लिए विश्वास है, विश्व में 2/3 आबादी एक तरह से कहीं यहाँ पे पाई जाती है। डिटेल में इसका काजीरंगा पे ना 2 और क्वेश्चन अलग सेट करूंगा, तो ये सारा आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लेंदी ना हो, इसीलिए इसको डिटेल नहीं करता हूँ। ठीक है, 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1904 में मैरी कर्जन वाला कहानी जो मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना, सबसे बड़ा। इसके पहले वाले में आपको वर्ल्ड का पूछा था मैंने, है ना, ग्रीनलैंड वाला। अभी भारत का पूछा गया, तो सबसे बड़ा भारत का है हेमिस नेशनल पार्क, तो सी ही हो जाएगा ऑप्शन सही। कहाँ पे हेमिस? तो लद्दाख में है ना। इसका एरिया सबसे ज्यादा है भारत में, 4400 स्क्वायर किलोमीटर का है। दूसरे स्थान पे जो मेरा पेट रहता है मरु यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। ठीक है, पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड वाला, ये मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बता दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ये यूपी पीसीएस का एक सवाल है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, कि कौन से कथन सही है या है। तो कह रहा है कि पंचायती राज पीआरआई का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि इनमें जो आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति में जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, 1/3 होता है ना। आप पढ़ेंगे तो 1/3 आरक्षण की बात की गई है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, है ना, दूसरा गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसमें अनुच्छेद है 2, और उस अनुच्छेद को देख लीजिए, 243 डी और ई, है ना। डी में कहता है कि 1/3 की बात की गई है डी में, और ई में कह रहा है कि जो इनका कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। एक सवाल है यूपी पीसीएस का, मैंने जानबूझ के इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको देखिए ध्यान से, और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट भी इंक्लूड भी कर लूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा बीच बीच में कि कैसा लग रहा है, क्या क्या और आपको चाहिए। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14, है ना। अभी मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए ये चलूंगा, 2 पॉलिटी के सवाल रहेंगे, 2-3। ये अभी फंडामेंटल राइट में केवल अभी आपका ये चलेगा कुछ समय तक। 14 का बात है, अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है? विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, और देश भर के सभी नागरिकों की समान विधि, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। और ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए, है ना, समान विधि, तो ये गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 14 में नहीं है, है ना। ये दोनों है, अनुच्छेद 14 का टेक्स्ट जो है वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि भारत भर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के साथ समान होंगे, कानून के समक्ष समान होंगे, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, तो इसकी बात की गई है। दूसरा, उसी अनुच्छेद में ये कहा गया कि सभी व्यक्तियों के लिए विधि का समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कहें समान परिस्थितियों में, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, दोनों ने अलग अलग एक ही परिस्थिति में 2 लोगों का मर्डर कर दिया, बात करें, ठीक है, मैं इसके वो नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए दोनों ने किसी का अपहरण कर लिया या कुछ और कांड कर दिया, इसके लिए जो कानून है, तो एक ही कानून, मान लीजिए सिंगल कोई लॉ है, एक कानून है,
तो इस कानून के तहत इसको अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से दंडित नहीं किया जाएगा, सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। तो विधियों के समान, यानी कि एक तरह से समान परिस्थितियों में सभी को समान संरक्षण दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि सी, है ना। इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये कहता है कि जो भी कानून लागू है उनके सामने सभी व्यक्ति समान है, और दूसरा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ वो स्टेटमेंट है, परोक्ष रूप से, है ना। लेकिन वो क्लियरली नहीं कहेंगे कि वो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से संबंधित है, ठीक है। 7वां सवाल आज का, निम्नलिखित में से कौन से देश अरल सागर से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से सटे हुए, सटे हुए, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें जो तुर्कमेनिस्तान का ऑप्शन है ये गलत है, कजाकिस्तान भी नहीं है। 2 ही देश है, कजाकिस्तान ये नॉर्थ में है और उज्बेकिस्तान साउथ में, ठीक है। इसका पहले एक बार आप देख लीजिए, ये रहा अरल सी, ये कजाकिस्तान नॉर्थ में है इसके, और ये उज्बेकिस्तान साउथ में है ना, ये अरल सी है। इसका क्या है हिस्सा, ये ऊपर रशियन फेडरेशन वाला है। रूस एक समय कपास की खेती के लिए रूस ने ना अमू दरिया और सियार दरिया, 2 नदियां थी जिससे इसको जल मिलता था, उनके डाइवर्ट कर दिया, उनके दिशा को, तो दिशा को डाइवर्ट करके अपना कपास की खेती के लिए पानी वानी लेने लगा। तो इसमें पानी ही नहीं आया, तो एक तरह से कहें एक तरह से सूखता गया। कजाकिस्तान वाला ये जो ऊपर वाला देश है ये चाह रहा है कि इसका कुछ हिस्सा बचे, दक्षिणी हिस्सा तो पूरा डेड हो गया है एक तरह से कहें। ऊपर में थोड़े थोड़े से पानी बहुत कम बचा हुआ है, पूरा खारा हो गया है, उसमें कुछ है रह नहीं गया, एक तरह से निर्जन है। कई बार पुराने समय के जो जहाज वगैरह डूब गए थे उनके जंग लगे हिस्से अब इस पे दिखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था डी। आपको एक तरह से कहें फैक्ट्स देख लीजिए, तो इनलैंड झील है, बिल्कुल सही है ना, किसी और महासागर से नहीं सटा हुआ है। एक समय में वर्ल्ड का 4था सबसे बड़ा झील था वर्ड यूज हुआ है क्योंकि अब ये है रह नहीं गया है कुछ, है ना। तो 4था सबसे बड़ा झील था, 2 देश की सीमा पे 2 नदियां, अमू दरिया और सियार दरिया, इनसे इनको जल मिलता था, और सोवियत संघ ने कपास की खेती। हाँ, एक जो फैक्ट है वो है कि अरलकुम रेगिस्तान विकसित हो गया इसके सूखने से, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8, जंगल बचाओ आंदोलन, जो आंदोलन चल रहा था पर्यावरणीय, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज वो देखिएगा, सारा एक साथ कर दिया उसमें। तो जंगल बचाओ आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कौन सा था, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार ए, है ना। बिहार झारखंड यानी कि बिहार का सिंहभूम जिला था, वहां पे ये आंदोलन जंगल बचाओ शुरू हुआ था, ठीक है। बेसिकली वहां पे साल या कहें सखुआ का जो पेड़ था उसको हटा के उसकी जगह पे कोई और पेड़ लगाने की बात की गई थी, इसके लिए विरोध किया था। समुदाय कौन से थे, मुंडा, हो, संथाल, इन लोगों ने विरोध किया था। कब, तो 1980 के दशक में, ठीक है। चलिए यही आंदोलन था जो आगे चल के FRA का में काफी योगदान दिया था। अब एक रह गया इसमें टिहरी वाला, है ना, और छोटे छोटे हैं वो अलग अलग किसी और में शामिल करते रहेंगे, टिहरी वाला अगले क्लास में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी का स्रोत नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है ना। तो मौर्यकालीन प्रशासन के लिए कहें साहित्यिक स्रोत, हम कहते हैं ना लिटरेली साहित्यिक स्रोत, या कहें लिटरेरी सोर्सेज। तो इसमें आपसे पूछा तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। मुद्रा राक्षस ये भी है, भले ही गुप्त काल में लिखा गया है, लेकिन ये भी बुक खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जानकारी देता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। नंदों के पतन के बारे में क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। कामंडक का जो नीति शास्त्र है ये नहीं है, ये गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है, ये स्टेट क्राफ्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, इससे नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ये नीति शास्त्र सार जो है ये नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आप लिख दिया हूं, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य प्रशासन में अशोक के समय में कितने प्रांत थे। पिछले क्लास में हमने कहा था, प्रांत बता दूंगा। तो मौर्य प्रशासन में अशोक के पहले यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य उन लोगों के समय में 4 था प्रांत, और अशोक के समय में कलिंग का इसने जीता था, कलिंग विजय, है ना। तो कलिंग की जब विजय हुई तो उसके बाद इसके एक और प्रांत जुड़ गया, तो टोटल हो जाएगा 5। सही उत्तर हो जाएगा सी 5, है ना। तो ये है कौन कौन से प्रांत थे, 4 प्रांत, और 5वां जो कौन था, कलिंग अवंती वाला। ये इसकी राजधानी यहाँ तोसली है। सब प्रांतों का नाम लिखा हुआ, उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी या सुवर्णगिरी जो भी कहिए, पूर्वी प्रांत या प्राची राजधानी पाटलिपुत्र, और अवंती पश्चिमी जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन जो कह लीजिए आप, ठीक है। तो ये 5 प्रांत हैं मौर्यकालीन के, और ये 5 प्रांत में कौन हेड होता था, कुमार। मैंने बताया था पिछले क्लास में, कुमारिया ममूतन राज घराने का व्यक्ति होता था।
तो ये है आपका आज का एमसीक्यू का आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट करने से यूट्यूब भी हम पे कृपा करता है, वो समझता है कि इंगेजिंग है वीडियो, अच्छा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स को। तो प्लीज कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।